नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सट के इस एपिसोड में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने संसद से लेकर, कल्चर से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपना यानी रिपोर्टिंग किया है, कवरेज किया है, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका स्वागत है सिद्धू ने सट में। बहुत और नमस्कार, आज धन्यवाद। जो मसला है जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं, आपका विश्लेषण जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये सरकार जो झुकती नहीं थी वो क्यों झुकने लगी है, डिबेट करने के लिए तैयार नहीं थी। एसआईआर पर तो डिबेट हो ही नहीं सकती, इलेक्शन कमीशन पर डिबेट हो ही नहीं सकती, उस पर भी वो डिबेट करने के लिए तैयार है। वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकते हैं आप, उस पर भी वो डिबेट करने के लिए तैयार है। तो ये क्या हृदय परिवर्तन हो गया नरेंद्र मोदी जी का, या जासूसी करने के लिए उन्होंने सभी के फोन में संचार साथी इंस्टॉल करने का मंसूबा बना लिया है, इसलिए वो हमें मूर्ख बना रहे हैं क्या? आपका विश्लेषण जानने के लिए हम बड़े उत्सुक है, बेताब है। तो उमाकांत जी, फिर से एक बार आपका स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि आप कृपया ये मोदी सरकार क्यों झुकने लगी है संसद में, उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं विश्लेषण के साथ। जी, नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको भी नमस्कार और आपने मौका दिया अपनी बात कहने का। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो संसद का सत्र हो रहा है, ये संसद का सत्र हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में अपने आप में ऐतिहासिक है। इस कारण कि मोदी सरकार की चूँकि संसदीय राजनीति में, संसदीय वैल्यूज़ में, डिस्कशंस में, ट्रांसपेरेंसीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन में एंड पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर में कोई यकीन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस सत्र में जो डेज़ होते थे, उनको 2 हफ्ते का करीब कर दिया, 15 दिन कर दिया। 15 सिटिंग होंगी, 19 दिन का टोटल सेशन है। इतना छोटा सेशन आज लखेड़ा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। लखेड़ा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। मित्रों, लखेड़ा जी का टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो कुछ क्षण के लिए नहीं जुड़ पा रहे हैं, मगर तुरंत ही हमारे समक्ष हाजिर होंगे। मेरे ख्याल से आपने जो बात करी शुरुआत में ही कि संसदीय प्रणाली में नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई विश्वास नहीं है, न लोकतंत्र में विश्वास है, न डिबेट में विश्वास है। और बावजूद इसके आपने कहा कि ये संसदीय सत्र वो ऐतिहासिक होगा क्योंकि वो डिबेट के लिए तैयार हुए हैं। वो आमतौर पर संसद में हंगामा हो ये चाहते रहे हैं, और जब मोदी जी एंट्री मारते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए इच्छुक, या तो उनको आदेश है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को और कार्यकर्ताओं को कि जब मोदी जी एंट्री मारे उनको तुरंत मोदी मोदी के नारे लगाना है। सर, आप जुट जाइए। हाँ,
मोदी मोदी के नारे लगाना है। अब ऐसे नारे तो लगाए जा सकते हैं, मगर वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया जा सकता, और थैंक्स का नारा नहीं लगाया जा सकता, विरोध के नारे नहीं लगाए जा सकते, मोदी जी के प्रतिकूल नारे नहीं लगाए जा सकते। ऐसे में लखेड़ा जी कह रहे हैं कि इस बार इनको झुकना पड़ा है, और एसआईआर, वंदे मातरम और संचार साथी, ये जो उनके कार्यक्रम रहे हैं, उस पर चर्चा के लिए उनको तैयार होना पड़ा है। अब देखते हैं कि थोड़ी क्षणों में हमारे साथ लखेड़ा जी जुड़ेंगे और वो क्या बताते हैं, मगर हम ये बताएं कि कल बिजनेस एडवाइजरी जो होती है संसद की, उसकी बैठक हुई, और उस बैठक में ये तय हुआ कि वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया जा सकता है संसद में। जो ये चर्चे थे उस पर मंडे को यानी सोमवार को चर्चा होगी। एसआईआर, हालांकि वो कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो सकती, चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसा वो उसकी आड़ में उन्होंने ये कहा और वो स्टैंड भी लिया था कि चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो संसद में चुनाव आयोग पर ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर भी चर्चा हो सकती है, और संसद हर चीज हर मसले पर चर्चा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चर्चा नहीं कर सकते। हम भी वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आलोचना भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। हालांकि हमें उसमें कोई स्ट्रिक्चर्स नहीं पास करना चाहिए जजेस के बारे में वैयक्तिक रूप से। इसलिए लखेड़ा जी का यह कहना है कि मंगलवार को एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद तैयार हो गई है, यानी सरकार तैयार हो गई है, और वंदे मातरम के लिए पर चर्चा के लिए भी तैयार हो गई है। संचार साथी के मसले पर भी सरकार बैकफुट पर है, ये भी हम जानते हैं भली भांति। और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से गए हुए मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने निवेदन करा कि संचार साथी पर वो अभी लागू नहीं करेंगे, मगर उनके मिनिस्टर का ये जो है लखेड़ा जी का कहना है कि ये संचार साथी का केवल निवेदन करना कि इस पर ये नहीं होगा। ये मेरे ख्याल से लखेड़ा जी ने ये कहा है कि वो ऑर्डर जब तक विड्रॉ नहीं होते हैं तब तक वो उसका कोई अर्थ नहीं है। लखेड़ा जी थोड़ी क्षणों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वो स्वयं अपनी ये बातें रखेंगे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। मगर एक बात तो है कि इस बार संसद के सत्र में लखेड़ा जी की जो बात है उसके उन्होंने, क्योंकि लखेड़ा जी 3-4 दशक से संसद कवर करते रहे हैं और साथ साथ वो इलेक्शन कमीशन भी कवर करते रहे हैं। इसलिए लखेड़ा जी अधिकृत रूप से संसद के बारे में, संसद के नियमावली के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में बता सकते हैं। लखेड़ा जी उपस्थित हो गए हैं, इसलिए फिर से लखेड़ा जी का स्वागत है। लखेड़ा जी, आप का वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो उस बीच हमने आपके बारे में, आपने जो कहा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों को दी। अब सीधा ही आप बताएंगे। जी जी, नमस्कार। दोबारा हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है। मैं ये बताना चाहता था कि इस सरकार ने संसद का जो सत्र था वो बहुत छोटा कर दिया। 15 दिन का डिस्कशन, 15 दिन वर्किंग डे होगा पार्लियामेंट का, टोटल 90 डेज था। जबकि ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश का बहुत सारी जो समस्याएँ होती हैं पूरे देश की, 543 को तो लोग इलेक्ट करके भेजते हैं।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। जी। उसके अलावा उच्च जो अपर हाउस होता है, राज्यसभा होती है, वहाँ होता है। इतने इतने तरह के मुद्दे हैं देश में। नेचुरल डिजास्टर से लेकर के, टेररिज्म से लेकर के, दिल्ली ब्लास्ट से लेकर के, एसआईआर का जितना घपला घोटाला हो रहा है और पूरा अपहरण किया जा रहा है डेमोक्रेसी का, वो तमाम मुद्दे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरकार का पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कोई यकीन नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से देश को नहीं चला रहा है। ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम से देश चला रहा है। इसलिए इनको ये नहीं मतलब है कि पार्लियामेंट में देश के सामने क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, ये जो 3 इश्यूज़ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, एक तो वंदे भारत जो गीत था, जो स्लोगन है जो भी, उसकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है इस साल। वंदे मातरम। हाँ। जी, वंदे मातरम की। अब जी। वंदे मातरम जब ये शुरू हुआ, ये स्लोगन शुरू हुआ, ये गाना जब भी शुरू हुआ, तो तब ना तो भाजपा के पुरखों का जन्म हुआ था, ना आरएसएस के पुरखों का जन्म हुआ था, किसी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो इनको इन सब चीज़ों से बड़ी परहेज़ रहती है। तो अब ये चूँकि दोनों तरह की ये दुधारी तलवार चलाते हैं। एक तो वंदे मातरम पर डिस्कशन करके उसको मतलब ये हमारा उसको महिमा मंडित ग्लोरीफाई जिसको कहते हैं, ताकि भाजपा का जो एजेंडा है, उसमें वो फिट बिठा सकें। अब क्या हुआ कि वंदे मातरम तो एक एक उसको तो कोई मिटा नहीं सकता कि 150 साल हो गए। उसपे तो आप 2 घंटे की चर्चा करके मामला ओवर कर सकते हैं कि साहब बंदे 150 साल देश की आज़ादी के कितने साल पहले से ये सब चल रहा है। मतलब 75 साल पहले देश की आज़ादी के 80 साल पहले से वंदे मातरम का स्लोगन या गीत बन गया था। रविन्द्रनाथ सवाल टैगोर ये ने है पहली कि बार गाया था कांग्रेस जी, के जी। अधिवेशन में। जी, तो मेरा ये कहना है कि इन सब स्लोगन अब इनको कैसे-कैसे करके उनको अपने बीजेपी अपने राष्ट्रवाद जो इनका सो कॉल्ड फेक नेशनलिज्म की जो बात करते हैं, उससे में कैसे फिट बैठना है, उसके लिए अपने को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 बात तो ये है। नंबर दूसरी बात ये है कि अब उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इन 2 मुद्दे हैं, एक तो वंदे मातरम का 150 साल उस पर डिस्कशन होना है, तो वो कोई नेशनल प्रॉब्लम नहीं है। वंदे मातरम पर डिस्कशन इज़ नॉट अ नेशनल क्राइसिस, इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड। लेकिन यस। ये उसको नेशनल यस, ये इसको ऐसा डिस्कशन ऐसा प्रायोरिटी दे रहे हैं जैसे ये नेशनल क्राइसिस है। ये देश के लिए तो नेशनल क्राइसिस है नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए नेशनल क्राइसिस है। उसका कारण क्या है कि ये लोग इश्यूज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि डायवर्जन हो जो एसआईआर के प्रति जो पार्लियामेंट के भीतर-बाहर बिहार में जो इनकी पोल खुली, जो कर्नाटका में इनकी पोल खुली, जो हरियाणा में इनकी पोल खुली, महाराष्ट्र में इनकी पोल खुली, उससे ध्यान कैसे बटाया जाए, दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। और एसआईआर के ज़रिए तो और क्लियर हो गया है कि भाजपा अपनी लिस्ट बना रही है। इलेक्टोरल रोल की अपनी लिस्ट बना रही है कि इस पे इलेक्शन होगा। जो पहले से लिस्ट है उस पर नहीं होगा। इनका अपना रोल होगा, अपने आप मैनिपुलेशन होगा, उसके आधार पर ये बन रहा है। तो मेरा ये कहना है सर आपसे कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत गंभीर विषय है। और ऐसा लग रहा है मेरे को कि इस सरकार का इस सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि देश के गंभीर सवालों पर कोई विचार-विमर्श इस देश में हो। यही मेरा कहना है फिलहाल। सर आपने ठीक ही फरमाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या तो जी, बंकिम चटर्जी, यानी जी। एंग्लिसाइज में ये एक चटर्जी ही बात है। बोलते हैं, चटर्जी बंदोपाध्याय को चट्टोपाध्याय एक ही बात। बनर्जी बोलते हैं। हाँ। जी, जी, जी। तो उनका लिखा हुआ वंदे मातरम, जो कि जी, कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में इसको स्वीकार किया था। जी। और भारतीय जनता पार्टी, आपने ठीक ही कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में सेट करने के लिए उसकी कुछ लाइनें काट दी गई, ये उसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए ये किया गया। अरे भाई, मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं, सर्वसमावेशक इस देश को सर्वस्वीकृत बनाने के लिए ये किया गया। आपको मालूम होगा, कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने या तो ठाकुर ने ये गीत गाया था, बंकिम दा का। और आपको ताजुब होगा सर, जैसे अभी अभी थोड़े समय पहले ही आसाम के कांग्रेस लीडर ने
आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कृति को गाया और उनके खिलाफ वो वहां की सरकार ने, यानी चीफ मिनिस्टर जो कि कांग्रेस से गया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में वो चीफ मिनिस्टर है, उसके आदेश से राजद्रोह का केस दायर किया गया कि ये तो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। अरे भैया, बांग्लादेश तो बाद में पैदा हुआ, पहले तो हमारा ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा हुआ गीत था आमार सोनार बांग्ला, और जनगण मन, यानी जनगण मन हमारा राष्ट्रगीत है और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश ने स्वीकार किया। अब इसमें वो गाने से क्या ऐसा राजद्रोह हो गया? मगर इनको एक नैरेटिव क्रिएट करना होता है सर, इसलिए ये डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। और आप तो भली भांति पिछले कुछ दशकों से संसद कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने ठीक ही कहा कि ये संसद का ऐतिहासिक अधिवेशन है, सत्र है, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा, यानी मोदी सरकार आने के पहले तो ऐसे छिटपुट मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी, गंभीर मुद्दों पर बात हो रही थी। तो ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं? सर ऐसा है कि इस सरकार का जो जो मैंने बताया कि ये फॉर्मेलिटी है, ये पार्लियामेंट की फॉर्मेलिटी है जिससे ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज ये फॉर्मेलिटी नहीं होती तो ये पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं बुलाते, ये सेशन भी नहीं बुलाते, सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल एंड कमांड इन्होंने सारी संस्थाओं का अपने हाथ में ले लिया है। और आजकल जो एनर्की है देश में, उस एनर्की का सबसे प्रमुख कारण यही है कि देश में दाहिने हाथ को क्या पता है बाएं हाथ क्या कर रहा है, कोई भी इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। और पार्लियामेंट में खास तौर पर जो डिबेट हो रही है, अब एसआईआर को लेकर के इन्होंने चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग, आपने देखा होगा और आपके तमाम दर्शकों ने देखा होगा कि चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल संबित पात्रा, जब कल कंट्रोवर्सी हुई एसआईआर को लेकर के, जो भी प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में उसका जवाब सरकार को देना चाहिए, मंत्री को देना चाहिए, तो मंत्री ना करके भाजपा का जो स्पोक्समैन है संबित पात्रा, वो जवाब दे रहा है। तो ये जो चीजें हो रही है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया कि जो पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर है, जो नियम और कायदे हैं उसमें, और भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सिस्टम है उसमें जो डिफरेंस है उसको खत्म कर दिया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी संसद है, संसद ही भारतीय जनता पार्टी है, सरकार ही भाजपा है और भाजपा ही सरकार है। इस तरह का इन्होंने एक नैरेटिव चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरह खड़ा कर दिया है कि जो पार्टी है उसी के हिसाब से काम चलेगा और उसके अलावा कोई काम इस देश में नहीं होगा। तो ये जो सेशन है, और दूसरा जो मुद्दा आपने सवाल पूछा था, तीसरा ये जो संचार साथी वाला, ये क्या है? ये सिंपल शब्दों में आम सिटीजन की जासूसी करना है। आम सिटीजन सुबह सुबह नाश्ते में क्या खा रहा है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने कहाँ पर जाता है, मॉर्निंग वॉक में उससे कौन लोग मिलते हैं, और एक किस्म से उसके जो लोकेशंस हैं, किससे बात कर रहा है, किससे मीटिंग कर रहा है। क्योंकि ये सरकार बहुत डरी हुई है, क्योंकि इस सरकार को ये पता लग गया है कि इनका जो पतन होगा, इनकी जो विदाई होगी, वो विदाई पब्लिक मूवमेंट से होगी। और मेरी जो रिपोर्ट है कि आपके गुजरात में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इनके खिलाफ आंदोलन होने शुरू हो गए। जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनके फैमिली में लोग शराब के आदी हो चुके हैं, नशे के आदी हो चुके हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, गरीबी और ज्यादा बढ़ गई है। ये गुजरात मॉडल तो आप ज्यादा सामने देखते होंगे। तो इनको लगता है कि इस तरह के आंदोलन पूरे देश में होंगे, और वो आज नहीं तो कल जरूर होंगे,
क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही हैं, धीरे धीरे करके आंखें खुल रही हैं बहुत सारे लोगों की। और ऐसा लग रहा है मेरे को कि मुझे आने वाले वक्त में कि इनको जो सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है वो जेनजी यूथ है, यूथ स्टूडेंट, उनके आंदोलन से ये बहुत परेशान है। और उनका आंदोलन इनके नाक की मतलब गले की हड्डी बन रहा है। तो इनको लगता है यूथ ने अगर टेक ओवर कर लिए मूवमेंट्स, तो फिर इस सरकार के ये लोग भागते फिरेंगे, जहां भी ये जाएंगे लोग इनका पीछा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए ये संचार साथी ऐप का इन्होंने हॉर्न बजा दिया। जो गाड़ी होती है ना, हॉर्न बजा देते हैं, तो ये हॉर्न बजा रहे हैं, अपने डर का हॉर्न बजा रहे हैं संचार साथी ऐप के जरिए, ऐसा मेरा मानना है जी। तो सर एक अंतिम सवाल आपसे पूछूं तो सोमवार को और मंगलवार को ये जी जी सत्र में जो डिस्कशन होगा वो जी कैसा रहेगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा एक्सपोज होंगे एसआईआर पर। अब उसका नाम इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने उसका नाम एसआईआर नहीं दिया है। चोर जो है, चोर कहता है कि चोर मैंने चोरी, मेरे को चोर मत बताओ, मेरे को बताओ एक एक सिटीजन। तो इन्होंने उसका नाम दिया है इलेक्शन रिफॉर्म डिस्कशन। इलेक्शन रिफॉर्म डिस्कशन, डिस्कशन ऑन इलेक्शन। ये एसआईआर इलेक्शन रिफॉर्म कैसे हो गया? पहला सवाल तो यही है। ये तो इलेक्शन को इलेक्शन डिफेम इलेक्शन हो गया है। इलेक्शन डिफेम इलेक्शन, ये इलेक्शन को गला घोटने के लिए आप जो लेके आ रहे हैं एसआईआर। और एसआईआर की मैंने आपको एक दिन डिस्कशन में बताया था कि भारत के संविधान में एसआईआर का, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एसआईआर की कोई माध्यता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो सबसे बड़े ये फंसने वाले हैं, ये फंसने वाले हैं कि चुनाव आयोग लोगों की सिटीजनशिप डिसाइड कर रहा है। ये मोदी और अमित शाह ने लोगों की सिटीजनशिप तय करने का काम ये दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन लोगों की नागरिकता को तय कर रहा है। इससे बड़ा अपराध, क्राइम कुछ हो नहीं सकता भारत के संविधान के साथ। तो अगर कोई और सरकार होती तो इनके खिलाफ एफआईआर होती, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर होती, राजद्रोह का मुकदमा कायम होता कि। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे संधू हैं, जो ज्ञानेश कुमार के बाद सेकंड मैन है, सेकंड मैन इन कमांड, ही इज इलेक्शन कमिश्नर, ही वाज ए चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड। देन उसको चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, कहा कि तुम मोदी की भक्ति में शामिल हो जाओ। लेकिन मेरे को उनका बैकग्राउंड पता है कि ही वाज ए अपराइट ऑफिसर, और उसने ज्ञानेश कुमार का जो पाखंड है, उसका जो झूठ है, उसका जो इलीगल काम है, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। और 24 जून को जब चिट्ठी लिखी, जब नोटिफिकेशन हुआ एसआईआर का बिहार के पहले, तो ऐसे संधू सरदार जी जो हैं, उन्होंने इन राइटिंग कहा कि मेरा इसमें कंसेंट नहीं है। उन्होंने एक नोट ऑफ डिसेंट लिखा। क्या बात कर रहे हैं सर? आपका गृह राज्य उत्तराखंड है, आपका गृह राज्य उत्तराखंड है जी। और ये तो विस्फोटक जानकारी है जी। और ये जानकारी डे बिफोर यस्टरडे, आज 3 दिन पहले, ये लीड स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा। तो आपके जो दर्शक सुन रहे हैं उनको 3 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ना चाहिए, उसकी एक एक लाइन पढ़ना चाहिए। लीड स्टोरी है, टॉप बैनर हेडलाइन है, जिसमें एसएस संधू ने नोट ऑफ डिसेंट का पूरा डिटेल है, और मोदी सरकार उसमें नंगी हो गई, इलेक्शन कमीशन उसमें नंगा हो गया, नेकेड हो गए लोग, इनके पास मुंह छिपाने के लिए। इसके पहले लवासा जो थे, लवासा ने भी ऐसा ही स्टैंड लिया था, और लवासा को उन्होंने
विदेश में वो अपने जो बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाते भेज दिया था, आपको मालूम होगा। सब पता है मेरे को। देखिए वो और लवासा वाला मामला, इतना परेशान किया था लवासा के फैमिली को। लवासा की बेटी ने भाजपा का जम्मू कश्मीर का, उस समय तो अखंड जम्मू कश्मीर था, उसमें वो रैना करके भाजपा का अध्यक्ष था, वो पैसे बांट रहा था इलेक्शन के दौरान। तब उसने, उनकी बेटी जो आईएएस थी वहां पर, उसने लेह में उसने एफआईआर कराई थी, उसको भी परेशान किया था। मैं आपको बता दूं कि लवासा का मामला एकदम अलग है। एसआईआर लवासा का मामला था कि जो इवन जो प्रधानमंत्री हैं और उनके कई मिनिस्टर हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। राइट। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन कर रहे हैं उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और हुआ क्या कि जो उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो प्रधानमंत्री हैं, इनके खिलाफ हम नहीं कर सकते। तो उसने उसने उसी मुद्दे पर एक स्टैंड लिया, नोट ऑफ डिसेंट लिखा, या मीटिंग में अपनी बात बोली, और ही रिजाइंड। ही रिजाइंड अंडर प्रेशर कि आई विल नॉट वर्क अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस एंड आई एम गोइंग टू रिजाइन। तो ये देन ही रिजाइंड। देन अब क्या होता है कि मोदी सरकार क्या करती है कि जो लोग रिजाइन करके भारत में रहेंगे तो खबर लीक करेंगे, किसी को इंटरव्यू देंगे, तो उनको कहीं और पोजीशन पर कहीं भेज दो, शिफ्ट कर दो कि भाई साहब गलती हो गई, अब आप जो है यहाँ नहीं रहना चाहते तो यहाँ चले जाइए। तो उनको भेज दिया। उसके बाद उनको परेशान किया गया, उनके खिलाफ करेक्टर एसेनेशन, जो इनकी स्टाइल है, जो इनका ट्रेनिंग है, इनका करेक्टर ही ट्रेनिंग है करेक्टर एसेनेशन करने का। इनके जितने भी लोग हैं वो करेक्टर एसेनेशन पे लगे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये मानता हूं कि ये जो एसआईआर पर ये लोग एक्सपोज होने वाले हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को अब ये फंसेंगे कहां, आपको बता रहा हूं, ये फंसेंगे कहां? ये फंसेंगे ऐसे है कि ये करेंगे इलेक्शन कमीशन का बचाव। भाई इलेक्शन कमीशन का बचाव गवर्नमेंट क्यों करेगी? गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज ऑल टुगेदर a different autonomous body. This is not your job to defend the Election Commission of India. Election Commission of India, let them defend themselves. आप कौन होते हैं? वो तो डांसिंग आप के अपने को वो वीडियो डाल रहा है, ज्ञानेश कुमार तो डांसिंग के वीडियो डाल रहा है बीएलओ के। गणेश कुमार अभी जब तक पावर में है, इनके खिलाफ इतने मुकदमे कायम होंगे। मैं आपको बता दूं, इन्होंने इतने क्राइम किया हुआ है, क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, क्राइम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और इतने लोगों को इन्होंने कोर्ट से महरूम किया जो इनका राइट नहीं है, इनका अधिकार नहीं है कि ये लोगों की सिटीजनशिप तय करने का। ये एक लाइन बता देना। मैं तो कह रहा हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि इनको भारत के लोगों की नागरिकता तय करने का काम किसने दिया है? किसने दिया आपको? भारत के सिटीजनशिप तय करने का काम किसने दिया आपको? तो ये जो चीजें होंगी, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एसआईआर है, इस एसआईआर पर मोदी सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये लोग एक्सपोज होंगे, और जैसे जैसे जितना ये इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये और एक्सपोज होंगे, अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, और इलेक्शन कमीशन एक्सपोज होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और वंदे मातरम इनकी प्रायोरिटी थी, उस पर डिस्कशन करना, क्योंकि ध्यान बांटना है। ये अभी ये जो मुद्दा आया संचार साथी ऐप, इस पर भी एक्सपोज होंगे। और अब संचार साथी ऐप पर अभी डिस्कशन हुआ नहीं, इन्होंने कह दिया नहीं नहीं नहीं। अब उस पर भी क्या करेंगे? जो एमपीज है, वो एमपीज इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन, इसको बनाएंगे। और संचार साथी ऐप पर भी इसी डिस्कशन में, एसआईआर डिस्कशन में सरकार को बेनकाब करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वाह, आपने आज बहुत यानी ऐसी बातें बताई, ऐसे मसले हमारे ध्यान में लाए, दर्शकों के ध्यान में लाया, कि जिससे कि सरकार अब एक्सपोज होगी। मेरे ख्याल से ये सदन में हंगामा कराएंगे शायद,
ताकि विपक्ष ज्यादा बोल न पाए, विपक्ष वॉकआउट कर जाए और ये अपने ढंग से अपना सदन चलाने की कोशिश करेंगे, जो हर बार करते हैं। मगर विपक्ष में भी एकता बनी है, विपक्ष एक है, और मोदी जी के लिए अच्छे दिन जो जनता के लिए तो नहीं ला सके, मगर उनके लिए बुरे दिन आने वाले हैं, इतना तो हमें लगता है आपसे जो बात हुई उसके आधार पर। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।